वेलकम अगेन। तो बात जो टॉपिक पे चर्चा चल रही है वो है निर्धनता। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम निर्धनता के कारण। भारत में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे समाज में निर्धनता पैदा हो रही है बराबर निरंतर। तो मैंने पहले बताया था आपको, भारतीय समाज की विशेषता है धर्म और भाग्य पर आधारित है। अभी भी है, वैसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं है। अभी भी धर्म और भाग्य पर काफ़ी लोगों का विश्वास रहता है। तो कहीं ना कहीं यही फैक्टर्स, यही रीज़न काफ़ी सारे और रीज़न्स को पैदा करते हैं और जिनका मुख्य मुद्दा होता है गरीबी पैदा करना। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निर्धनता के जो कारण है उनमें सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में हमारा सबसे पहला नंबर आता है, सामाजिक कारण में संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली का मतलब है, संयुक्त परिवार का मतलब दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग, दो या दो से अधिक पीढ़ियों के जो लोग जब एक ही छत के नीचे, एक ही मकान या छत के नीचे निवास करते हैं। दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग जब एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक ही रसोई का पका हुआ भोजन खाते हैं, संयुक्त संपत्ति रखते हैं, संयुक्त पूजा में भाग लेते हैं, संयुक्त त्योहारों पर या संयुक्त तीज त्योहारों पर सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह की जो फैमिली परिवार है उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है और भारतीय समाज के अनुसार या उत्तरी भारत के जो परिवार हैं उनमें संयुक्त परिवार में जो मुखिया होता है वो होता है पुरुष। तो पुरुष उसमें मुखिया होता है और बाकी लोग उस मुखिया के आदेशों का पालन करते हैं। तो इसमें पक्षपात वाली बात भी सामने मिलती है, मुखिया से संबंधित पक्षपात, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं परिवार के, संयुक्त परिवार के अंदर। तो उसमें क्या है कि मुखिया के व्यक्तिगत स्वार्थ भी उसमें पैदा होने लगते हैं। मुखिया जो होता है वो किसी से ज़्यादा लगाव रखता है परिवार में सदस्यों से, किसी से कम लगाव रखता है, किसी के पक्ष में ज़्यादा रहता है, किसी के विपक्ष में ज़्यादा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार में कुछ लोग काम करने वाले होते हैं। संयुक्त परिवार में जो लोग होते हैं उसमें से कुछ ही लोग काम करने वाले होते हैं, बाकी तो फ्री के खाने वाले होते हैं। फ्री, निठल्ले, निकम्मे जिसे कहते हैं हम एक तरीके से। तो कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ बैठ कर खाने वाले, यानी कि टोटल जो मैन है, टोटल जो व्यक्ति हैं उनमें से टोटल की मैन पावर यूटिलाइज नहीं होती है। तो क्या है कि कमाने वाले दो और खाने वाले चार, तो दो जो लोग हैं उनकी जो मेन पावर है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो इससे क्या है कि इससे हीन भावना भी पैदा हो रही है। इससे क्या है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर का जो सिस्टम है, जो हमारे दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम ने बताया था, डिवीज़न ऑफ लेबर वाली जो कंडीशंस है वो अप्लाई नहीं हो पाती है। कि सभी के डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा। तो कार्यों का बंटवारा का मतलब है तक छोटे से लेकर बड़े तक के अपने अपने कार्य। तो क्या कि संयुक्त परिवार में डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत ही कम कामयाब हो पाता। तो उसमें जो है मैन पावर की यूटिलिटी नहीं रह पाती, जिसके कारण कुछ संयुक्त परिवार में कुछ लोगों के पास धन ज़्यादा हो जाता है, कुछ सदस्यों के पास, कुछ के पास धन नहीं रहता। तो क्या है कि एवरेज से टोटल लगाया जाएगा, टोटल एवरेज, कुल एवरेज जो होगा वो एवरेज बिलो में जाएगा, नीचे, क्योंकि सबकी मैन पावर यूटिलिटी नहीं है। तो गरीबी का सबसे पहला मुद्दा सामाजिक कारण का है संयुक्त परिवार। दूसरा कारण है जाति
वाद या जाति प्रथा। क्योंकि कहावत ये है या डेफिनेशन भी है कि भारतीय समाज की जो मिट्टी है या भारतीय समाज की जो हवा है उसमें जाति की खुशबू आती है, जाति की महक आती है। भारतीय समाज की विशेषता, कहावत भी है कि जातिवाद का, जाति प्रथा का इतना प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ चुका है कि उसकी मिट्टी और हवा में भी उसकी खुशबू आने लगी है। तो गरीबी का एक मुख्य दूसरा मुद्दा है जाति प्रथा। जाति प्रथा का क्या मतलब है? जाति प्रथा का मतलब ये है कि हमारे धर्म के अनुसार 4 प्रकार की जातियां हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन जातियों के अपने अपने कार्य हैं। जो कार्य इन जातियों को मिले हुए हैं उसके अलावा वो दूसरा कार्य नहीं कर सकते। ब्राह्मण के कार्य निश्चित हैं, क्षत्रिय के कार्य निश्चित हैं, वैश्य के कार्य निश्चित है और शूद्र के कार्य निश्चित है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कर्म वाली बात, धर्म कर्म भाग्य। तो कर्म का भी कोई रोल नहीं है, कर्म की कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए क्या है कि किसी भी जाति में अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य करने में, किसी भी कार्य को करने में अगर कुशल है, वेल ट्रेंड अगर है, और वो कार्य दूसरी जाति का है, तो वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है जाति की कि अगर निम्न जाति का व्यक्ति व्यापार करने में निपुण है तो वो व्यापार नहीं कर सकता। उच्च जाति का व्यक्ति अगर निम्न जाति के कार्य करने में निपुण है लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता। तो क्या है, बंधन बने हुए हैं, कार्य बटे हुए हैं कि भाई ये कार्य आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। तो उसमें क्या है, स्वतंत्रता नहीं है, कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। जातिवाद ने, जाति प्रथा ने व्यक्तियों के कार्य को बांट दिया है निश्चित कार्य करने। जाति के कार्यों से अलग जाति का व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। क्या है कि फिर एक सीमित क्षेत्र में ही रहकर जीवन यापन करना पड़ता है, एक लिमिटेड इकोनॉमिक स्टेटस पे आके। तो दूसरा कारण ये भी है जाति प्रथा का। तीसरा है बीमारियाँ। स्वास्थ्य का जो हेल्थ का जो स्टेटस है, हेल्थ का जो स्तर है वो डाउन है हमारे इंडिया में, हमारे भारतीय समाज में। क्योंकि भारतीय समाज की जनसंख्या ज़्यादा है और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो हमारी इतनी उच्च स्तर की नहीं है जिनसे सभी व्यक्तियों का पूरी तरह से इलाज किया जा सके। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लोगों को ये विश्वास करा देती हैं कि ये तो ईश्वरीय बीमारी है, इनका कोई इलाज नहीं है, या भूत प्रेत वाली बातें धर्म से संबंधित हैं, अंधविश्वास वाली बातें हैं। बीमारी तो मेडिकल वाली है लेकिन इलाज तांत्रिकों पे करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, पैसे की भी ज़्यादा खर्चा होता है और बीमारी का भी निस्तारण नहीं हो पाता। तो व्यक्ति क्या है, उसी में जूझता रहता। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, अंधविश्वास वाली है, भाग्य वाली चीज़ें हैं कि भाई ये तो हमारे साथ होना ही है। तो क्या है कि जो काम करने वाली चीज़ें, मैन पावर जो है उसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं कहीं भी, किसी भी स्तर पर जाकर। सब सारी बातें हम भाग्य पर छोड़ देते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, धर्म के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इस चीज़ से क्या है कि जब स्वास्थ्य का स्तर डाउन रहेगा, जब हम हर तीसरे दिन बीमार रहेंगे, हमारी स्टेमिना या हमारा काम करने की क्षमता है वो हमारी कम होती जाएगी। तो उससे क्या है कि हमें जो एक स्थायी रोज़गार मिलने की जहाँ संभावनाएं होती हैं वो कम होती चली जाती है।
तो जब स्थायी रोजगार की संभावनाएं कम होती जाएंगी तो आर्थिक व्यवस्था, परिवार की आर्थिक व्यवस्था वैसे वैसे धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। क्योंकि बीमारी के कारण व्यक्ति आधी बार तो घर पर ही रहेगा, काम करने नहीं जाएगा। तो उससे क्या है कि जब व्यक्ति बीमार है, काम नहीं कर सकता है, तो घर की जो औरत है, घर की जो स्त्री है, वो काम करने जाएगी। तो स्त्री, एक अनपढ़, एक अकुशल स्त्री को रोज़गार मिलना एक स्वाभाविक बात नहीं है। तो इसलिए इस तरह की कंडीशंस में और कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी बीमारियां और कर लेंगी। बहुत सारी बीमारियाँ, भिक्षावृत्ति है, वैश्यावृत्ति, वो सारी बीमारियाँ फिर सामने आने लगती हैं। तीसरा पॉइंट है गंदी बस्तियाँ, स्लम। आंकड़ा यह है कि 6.25 करोड़ लोग, भारत में 6.25 करोड़ लोग आज भी गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। अधिकांश भारतीय औद्योगिक श्रमिक, जो उद्योगों में लगे हुए श्रमिक हैं, वो गंदी बस्तियों में ही निवास कर रहे हैं आज तक भी। इन बस्तियों में रहने से वे अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य का स्तर जो है निरंतर नीचे चला जाता है और स्वास्थ्य गिरने पर श्रमिकों की कार्य क्षमता घटती जाती है, मैन पावर घटती जाएगी, जिसके कारण राष्ट्रीय उत्पादन आय में दोनों में कमी होगी। कहने का मतलब ये है, जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है समाज की और मैन पावर लो है। उल्टा हिसाब है, एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिट मामला बैठ रहा। जनसंख्या तो इतनी है, हाई फाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया की है, भारत की, और मैन पावर मैनिपुलेटिंग की जीरो तो मत कहो, चलो सॉरी, लेकिन लो है, बिल्कुल मैन पावर लो है। तो गरीबी का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और दूसरा जो फैक्टर है गरीबी का, वो है व्यक्तिगत कारण। अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ की बीमारी में आती है, डिसीज़ में आती है। क्या पारिवारिक निर्धनता का प्रमुख कारण बीमारी है, पारिवारिक निर्धनता का प्रमुख कारण भी बीमारी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा करती है। कि पारिवारिक निर्धनता का प्रमुख कारण बीमारी है। अभी इसी समझ लीजिए कि परिवार निर्धन है, उस निर्धनता का कारण बीमारी बनी, सीधी बात है। कि जब परिवार गरीब होगा तो बीमारी तो होगी, क्योंकि एक बार जो बीमारी लगी वो उसका इलाज कैसे कराया जाएगा। जब गरीब है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो बीमारी रहना पड़ेगा। अब इसी वाक्य को उल्टा कर दिया जाए तो भी दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही निकलेगा। बीमार है इसलिए परिवार गरीब हो गया, नहीं, बीमार रहते हैं शुरू से ही, इसलिए कामकाज करने वाला कोई नहीं है, पैसे कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए परिवार गरीब है। तो परिवार निर्धन है बीमारी के कारण, बीमार है इसलिए परिवार निर्धन है। तो क्या है कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को पैदा करती है, नहीं, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम पैदा करती है, प्रॉब्लम दो। इसी तरह से दूसरी बीमारी है मानसिक रोग। सामान्य बीमारियों से कहीं अधिक होती है। सबसे बड़ी समस्या मानसिक बीमारी की प्रॉब्लम है। मानसिक रोग भी मनुष्य को काम करने के आगे बना देता है, सोच विचार में लगा रहेगा हर वक्त। जो काम करने की सोच विचारी है उसे नहीं करेगा, उल्टे सीधे विचारों में पड़ा रहता है। ये है एक मेंटल डिसीज़ जो है सबसे बड़ी समस्या होती है, डिप्रेशंस। कई सारी मानसिक बीमारियां हैं जो
प्रॉपर तरीके से किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं रह पाता व्यक्ति। तीसरी चौथी जो बात है वो है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स कब पड़ती हैं? बैड हैबिट्स जब पड़ती हैं जब व्यक्ति का माहौल, जब व्यक्ति का आस पड़ोस भी उसे खराब मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बुरी आदतें पैदा होती हैं, मैक्सिमम तो यही समझा जाएगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गंदी जो बस्तियाँ होती हैं, स्लम्स, वो अपराध का कारण होती हैं। ये डेफिनेशंस दी जाती है, ये एक कंसेप्ट है कि गंदी बस्तियाँ जो होती हैं वो अपराध का कारण होती हैं। अब बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें भी गंदी बस्तियों से शुरू होती हैं, फिर अपराध प्रवृत्ति के लोग पैदा होते हैं। तो क्या है कि एक बीमारी अब दूसरी बीमारी पैदा कर रही है। एक तो गरीबी है ही, ऊपर से बैड हैबिट्स और पैदा हो रही है। तो क्या है कि व्यक्ति की बुरी आदतें भी उसे निर्धन बनाती हैं। भारत में बुरी आदतों में वेश्यावृत्ति, नशेबाजी, जुआ, लॉटरी खेलना, सट्टेबाजी लगाना आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय बुरी आदतें व्यक्ति के निजी तथा पारिवारिक जीवन को आर्थिक आधार को बिल्कुल ही खोखला बना देंगे। जुआ खेलेगा मान लो, इससे बहुत सारे ऐसे बैड हैबिट्स हैं जो घर की जितनी भी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी बहुत बची कुची थी वो भी खोखली हो जाती है। आगे पॉइंट है दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स हमारे भारतीय समाज के अंदर, या जैसे भी देखा आपने, क्योंकि तो हमारे रोडों की व्यवस्था, रोड ही बहुत अच्छी हालत में नहीं रहती हैं, लेकिन अब तो थोड़ा रोडों में सुधार हो रहा है, सड़कों में सुधार हो रहा है। बाकी जो हमारे यहाँ चालक हैं, गाड़ी चलाने वाले, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, वो थोड़ा लापरवाही से चलाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। हेलमेट नहीं लगा के चलते, गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं हैं, जितनी स्पीड में हमें गाड़ी चलानी चाहिए उससे दूनी स्पीड में हम गाड़ी चलाते हैं। 2 की सीट है, 4 बैठ के चलते हैं। रात में चल रहे हैं, वाहन में लाइट नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में रेलगाड़ी हो, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज़, दुर्घटनाएं काफ़ी मात्रा में हैं। साथ ही भारतीय श्रमिकों को मिलों में काम करना पड़ता है, जिनकी मशीनें पुरानी पड़ी हैं, उन्हीं मशीनों पर काम करना पड़ता है। दुर्घटनाएं संभावना होने की बहुत ही चांस रहते हैं। तो क्या है कि जब दुर्घटनाएं होंगी श्रमिकों में, तो काम करने वाली मैन पावर ख़त्म होती जाएगी और निर्धनता पैदा होती है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है आर्थिक कारण। मुख्य कारण आर्थिक कारण, क्योंकि निर्धनता का जो मेन कारण है वो है आर्थिक, और इस आर्थिक कारण ने ही सामाजिक कारण पैदा किए, व्यक्तिगत कारण पैदा किए, सारे के राजनीतिक कारण ये पैदा, जनसंख्यात्मक कारण भी यही पैदा करेगा, निर्धनता का जो आर्थिक कारण। जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? जब शिक्षित लोग नहीं रहेंगे, गरीबी ज़्यादा रहेगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप जो आगे फर्स्ट पेपर में भी जो पढ़ेंगे, आप फर्स्ट पेपर में भी यही है कि ये फैक्टर्स सोशल चेंज में भी पढ़ेंगे आप जाके, कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, जैविक कारक, जनसंख्यात्मक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये बहुत सारे कारक हैं। जब सोशल चेंज के संभावनाएं होती, सोशल चेंज,
परिवर्तन होता था, समाज का जो परिवर्तन होता, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो निर्धनता का जो सबसे मुख्य मुद्दा है, निर्धनता का जो सबसे मुख्य कारण है वो है आर्थिक कारण। ये आर्थिक कारण है और अर्थव्यवस्था से स्टार्ट होती है, अर्थव्यवस्था में ही पैदा होती है, आर्थिक व्यवस्था है। तो इसमें सबसे पहला कारण है भारतीय समाज में जो कृषि है उसका पिछड़ापन, कृषि कार्यों का पिछड़ापन। हमारे यहाँ पर जो कृषि कार्य है उनमें अभी आधुनिकता नहीं है, आधुनिकता पैदा नहीं हुई है। अच्छे बीजों का विकास नहीं है, अच्छे रसायन खादों का विकास नहीं है, अच्छे कृषि कार्य साधनों का विकास हमारे यहाँ नहीं है, सिंचाई के पूर्ण साधनों का विकास नहीं है। ठीक है, सिंचाई के पूर्ण साधनों का विकास हमारे अभी भारतीय समाज की कृषि में अभी तक नहीं है। अब हमारे यहाँ पर जब नाली आती है, नाली में पानी आता है तब आता है जब ज़रूरत नहीं होती उस पानी की। अब हमें इस टाइम पानी की ज़रूरत है, हमारी नालियों में पानी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली वाले ट्यूबवेल्स हैं, ये जब हमें कृषि कार्य की ज़रूरत होती है उस टाइम बिजली आती नहीं है। बरसात में दबादब बिजली देते हैं, बरसात के दिनों में बिजली वाले दबादब ट्यूबवेल, जब जिस समय ट्यूबवेल में या सिंचाई की जब व्यवस्था नहीं होती तो बिजली भी दबादब आती है। नालियों में पानी, जो सहकारी नाले हैं उनमें 24 घंटे पानी चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय कृषि का पिछड़ापन भी एक अर्थव्यवस्था या आर्थिक कारण जो निर्धनता को पैदा करता है। बुनियादी उद्योगों का पिछड़ापन, हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी है और भारतीय समाज में सेविंग की ज़्यादा हैबिट है। सेविंग करना चाहता है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, पूंजी को खर्च नहीं करना चाहता, पूंजी का निवेश नहीं करना चाहता, सेविंग करना चाहता है। तो जब सेविंग ज़्यादा होगी तो कैपिटल में कमी आएगी। जब सेविंग इम्प्रूव होती है तो कैपिटल डिक्रीज़ होती है। जब कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो हम ऐसे कोई से भी जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकते जिसमें हमें प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। तो सेविंग इंक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, नो रिस्क नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, ये फंडा होता है। उसके बाद में आगे जो रीज़न है वो है परिवहन संचार साधनों का संचार साधनों की कमी, परिवहन संचार के उत्तम साधनों में कमी, श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी, समुचित बैंकिंग साख प्रणालियों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का पूरी तरह से अनुपयोग। ऐसे ही फिर चौथा कारण बनता है राजनीतिक कारण। राजनीति में भ्रष्टाचार है, अस्थिरता है, समय समय पर जल्दी चुनाव होते हैं, महंगे चुनाव। फिर जनसंख्यात्मक कारण है, 5वें नंबर पे है जनसंख्यात्मक कारण। 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ के लगभग थी, 31 में 27-28 करोड़ हुई, 41 में 32 करोड़ जनसंख्या थी। 1961 में 44 करोड़, 71 में 54 करोड़ जनसंख्या और 81 में 68 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी। 2001 में 1 अरब जनसंख्या हो चुकी और 2011 का आंकड़ा है वो बताता है कि 2011 में 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है और अब 2020 चल रही है, 1 अरब 35 करोड़ के लगभग जनसंख्या भारत की हो चुकी है।
तो कहने का मतलब ये है, मैंने लास्ट में जो आपको बताया था लेक्चर में, जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वो ये कहता है कि जनसंख्या 1 के बाद 2 होगी, 2 के बाद 4, 6, 4, 8, 16 सॉरी 4, 8, 16, 32 के हिसाब से बढ़ती है। इसको कहते हैं रेखा गणितीय आंकड़ा। और जीवन जीने के लिए जो खाद्य सामग्री की जो उत्पादन है वो 1, 2, 3 के हिसाब से बढ़ती है। तो क्या है कि जनसंख्या दोबारा बढ़ रही है, ये भी एक जो है बहुत ही प्रमुख कारण है गरीबी के लिए। अब है कि भाई ये गरीबी तो पैदा होगी। अब ये गरीबी के जो अब ये गरीबी किन किन चीज़ों को पैदा करेगी, अब ये देख लिए थोड़ा सा सरसरी नज़र से। गरीबी सबसे पहले पैदा करेगी बाल अपराध, फिर अपराध और बाल अपराध भी हम पढ़ेंगे, इसी बाद में पढ़ेंगे। अपराध किसे कहते हैं? बाल अपराध, यानी बाल जो बच्चे अपराध करते हैं उसे बाल अपराध, और जो अपराध होता है वयस्क व्यक्तियों द्वारा, जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो अपराध है वो उसको अपराध बोलते हैं, क्राइम। आत्महत्या, सुसाइड, विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, बेकारी, भिक्षावृत्ति, बेगरी, वेश्यावृत्ति, ये इतने सारे दुष्परिणाम, इतने सारे कंडीशंस, इतनी सारी बीमारियां निर्धनता के कारण पैदा होती हैं। और जनसंख्या में वृद्धि सबसे पहले पैदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी सारी समस्याएं हैं, एक आर्थिक व्यवस्था में पैदा हुई समस्याएं, और सभी व्यवस्था में, समाज के सभी इकाइयों में ये फैलती चली गई। तो ये क्या हुआ? टोटल चेंज, यानी कि सोशल समाज का परिवर्तन पूर्ण तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये है समाज की, हमारे भारतीय समाज में निर्धनता का बोलबाला है। और ये निर्धनता का जो सबसे आसान तरीका है ख़त्म करने का वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो निर्धनता ही नहीं और काफ़ी सारी बीमारियों को और काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए शिक्षा पर ज़्यादा जोर, जिस समाज के अंदर शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है वो समाज सदैव ही संपन्नता लिए होता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो निर्धनता पर रहा है। और आप थोड़ा सा इस वीडियो को अगर थोड़ा सा धैर्य से देखेंगे, कुछ विचार में मनन करेंगे वीडियो देखते हुए, तो मैं सोचता हूँ शायद आपके समझ में कुछ आए। थैंक यू, धन्यवाद।